हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे ऐसे ही वीडियोज आप तक रोजाना पहुंचते रहे। इस वीडियो की फ्री में पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विकली रिवीजन कर लेंगे। लिज ट्रस दोस्तों ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये वहां की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। कुल जिला अब हो गया है 31। और विनेश कुमार त्यागी भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, यानी सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री योजना शुरू किया है और इसकी घोषणा करी है। इसके तहत 14,600 और स्कूलों को इसमें ऐड किया जाएगा। राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन के नाम को बदल करके कर्तव्य पथ किया जाएगा नई दिल्ली में आज। हाल ही में पुण्यकोट दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है किच्चा सुदीप को। ये कर्नाटक राज्य सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट के भरतौल गांव को आरओ पानी पहुंचने वाला, हर घर आरओ पानी पहुंचने वाला पहला गांव घोषित किया गया है। अभी हाल ही में कनाडा में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए संजय वर्मा। और मेघालय दोस्तों ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया है। और अभी हाल ही में सुब्रतो कप शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ये फुटबॉल से रिलेटेड एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब हम लोग आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक्चुअली में मैं कई दिनों से आप लोग के पास एक्टिव नहीं था, और कारण ये था कि नया स्टूडियो सेटअप हो रहा था। अब वो सेटअप हो चुका है, तो अब प्रॉपर तरीके से आप लोग को वीडियोस मिलेगी, मेरी भी दिन में भी, और बाकी क्लासेस भी चलेंगी। तो अब तक केवल कंटिन्यू कर रहे थे करंट अफेयर ही, लेकिन बाकी चीज़ें भी अब चलेंगी। डिजिटल बोर्ड वाली भी क्लास अब आज से चलेगी। चलिए, तो फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर नोटिफिकेशन वगैरह भेज दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू करी? तो पुधुमाई पेन योजना शुरू करी है दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार यानी कि वहां के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। ये छात्राओं के लिए है, ठीक है, पुधुमाई पेन स्कीम। अब इसके तहत दोस्तों कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाली जो भी छात्राएं होंगी, सभी को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने बजट में अपने 698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो अभी ये चेन्नई में 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। आपको याद होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ही प्राइमरी स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी थी। याद तो होगा ही, नाश्ता योजना, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ था कि पहला राज्य बन गया था जो मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए, तो तमिलनाडु आया है। यहाँ पर आप मैप में देखोगे तो भारत के मैप में सबसे नीचे पड़ेगा यहाँ पर तमिलनाडु। चेन्नई इसकी कैपिटल है। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम है। पार्टी का नाम आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आर.एन. रवि यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। एम दुर्राई स्वामी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। गोइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या 38, विधानसभा 234, लोकसभा में सीटें जाती हैं 39 और राज्यसभा में 18 सीटें जाती हैं तमिलनाडु से। अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरला से। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो इंडिया ने दोस्तों 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का टारगेट सेट किया हुआ है। भारत के आंकड़ों के मुताबिक ये है कि भारत जिस हिसाब से ग्रोथ रेट पकड़ा हुआ है, इसी हिसाब से अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, तब फिर भारत 2029 तक जापान और जर्मनी को भी पीछे कर देगा। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत जो है ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कवर किया था, ये क्वेश्चन बताया था। यूके को पीछे किया है, ब्रिटेन को पीछे करके इंडिया बना था। तो उसी के साथ अब ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया जो है ना, ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2029 तक। अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो पिछली साल मैंने बताया था कि भारत सरकार ने और कुछ एजेंसियों ने आंकड़े जारी किए थे कि भारत जो है 2030 तक बनेगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी 2029 बता रहे हैं। जिस हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है, ये इसके तहत
हो सकता है और तेजी से बीच में आ जाए, 2028 भी हो सकता है थोड़ा सा बीच में कुछ और दिक्कत आ जाए, 2032 भी पहुंच जाए। ठीक है, तो मतलब है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के काफी ज्यादा करीब हैं ही, बस 2-4 वर्ष का आप टॉलरेंस ले लो इधर उधर का। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी यूके को पीछे किया है, अब किसको पीछे करेगा, अब जर्मनी को और जापान को पीछे करेगा, तभी थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। फर्स्ट और सेकंड अब आपके मन में आ रहा होगा, तो फर्स्ट पर दोस्तों है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सेकंड पर है चाइना। सेकंड पर कौन है, चाइना। थर्ड पर जापान है और फोर्थ पर है जर्मनी। पांचवें स्थान पर भारत पहुंच गया और छठे पर अब आ गया है यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस वगैरह हैं। तो फिलहाल ये वाली रिपोर्ट जो जारी करी गई है ये इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एसबीआई के द्वारा जारी करी गई है। अच्छा, 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 10वीं थी, आज हम लोग 5वें पर पहुंच गए हैं और मात्र आप देखो 2014 से आप 8 सालों में 5वें पर पहुंच गए हो और अगले अगले आप 7 सालों में बात कर रहे हो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नालसा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो नालसा के नए अध्यक्ष दोस्तों बना दिए गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। आपको पता होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही बनेंगे, यानी कि भारत के अभी 49वें चल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बने हुए हैं अभी जस्टिस यू ललित, ये उनके बाद बनेंगे, यानी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ही बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी इनको नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है नालसा का। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम लोग कहते हैं नालसा। नालसा, तो नालसा के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं और अगले ये सीजीआई भी बनेंगे और ये भारत के 50वें सीजीआई होंगे। क्लियर है ना। जस्टिस यू ललित का भी नाम आपको याद रखना है, ये अभी रिसेंटली बने हैं तो इनसे भी क्वेश्चंस बनेगा ही। ओके, अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ही, तो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के बारे में भी आप याद रखिएगा। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना जो हैं ये फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस होने वाली हैं, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, सीजेआई बनेंगी। लेकिन ये कब बनेंगी, 2027 बनेंगी। ठीक है, 2027 में जाकर के बनेंगी। आगे, कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है जिसमें बताया गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, जो केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन है उसके तहत ई अभियोजन पोर्टल के, यानी कि ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा मामलों के साथ टॉप पर है। वहीं सेकंड पर है मध्य प्रदेश और वहीं उसके बाद बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह है। ओके, तो यहां पर आप देख पाएंगे डिजिटल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश टॉप्स इन यूज ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। मामलों की संख्या की अगर बात करें तो यूपी में दोस्तों 9.12 मिलियन मामले आए, वहीं मध्य प्रदेश में 2.31 मिलियन और बिहार में 8,59,000 मामले आए। अब इन मामलों के निपटान में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है, मामले भी ज्यादा आए हैं और निपटान भी ज्यादा है। देखिए, मामले ज्यादा आना भी बड़ी बात है क्योंकि आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट किया, आपने अपनी जनता को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर वो अपने मामले दर्ज करा सके। ठीक है, तो इसके लिए यूपी सरकार ने भी बहुत सारे चीजें, अभी आपको पता होगा कि 1076, मैं तो यूपी से ही हूँ, तो 1076 एक हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत भी लोग शिकायतें दर्ज किया करते हैं और बहुत ही क्विकली वहां पर किया जाता है। आराम से कोई भी व्यक्ति फोन करके सिंपली दायर करा सकता है कोई भी मामला। तो ये सभी मामले के लिए कौन सा राज्य कितना सहज तरीके से पोर्टल लॉन्च किया है और उसके बाद कितने मामले निपटान किए गए हैं, इसमें भी ये रिपोर्ट जारी करी गई। तो ऑनलाइन मामलों के निपटान के बारे में भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टॉप पर है, 4,70,000 प्रविष्टियों का निपटान किया जा चुका है। दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है गुजरात। क्लियर है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लो आप, उत्तर प्रदेश यहाँ पर रहा इंडिया के मैप में, ये सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लखनऊ इसकी कैपिटल है और आपको पता होगा लखनऊ में ही दोस्तों 2 क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए चर्चे में। सबसे पहला कि भारत की पहली नाइट सफारी यहाँ पर स्थापित करी जाएगी, बनाई जाएगी सिंगापुर के तर्ज पर। दूसरा, दिल्ली एनसीआर जैसे ही ना वैसे ही लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, यानी लखनऊ का विस्तार किया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में।
योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, राजेश बिंदल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले ये एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 13 एक्सप्रेस वे वाला इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। बाकी चीजें तो आप यहाँ से देख ही सकोगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में दोस्तों 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के अवसर पर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था सब कुछ डिटेल में। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे, 45 टीचर्स अवार्डेड नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। तो इनके द्वारा सम्मानित किया गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और इस शिक्षक पुरस्कार के तहत प्रमाण पत्र दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया और 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक सिल्वर मेडल दिया गया सभी टीचर्स को। ओके, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इस बार जो है 45 शिक्षकों को दिया गया है, यहाँ पर 46 लिख रहा है, 45 असाधारण शिक्षकों को दिया गया है। अगला, हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है दोस्तों किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, ये ग्रैंड मास्टर भी हैं, विंस दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। देखिए ये ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मास्टर कौन होता है? ग्रैंड मास्टर एक्चुअली में वो होता है जो इंटरनेशनल रैंकिंग में 2500 पॉइंट इकट्ठे कर ले। अगर 2500 पॉइंट तक वो इकट्ठा हो जाता है तो उसे ग्रैंड मास्टर की पदवी दे दी जाती है। ठीक है, भारत में ऐसे 75 से 76 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं अब। तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जो है, इन्होंने अभी रिसेंटली दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है 7.5 पॉइंट पा करके। ठीक है, तो ये 9वें राउंड में ये पाए हैं। अच्छा, ये तो 7.5 पॉइंट हासिल किए, टॉप पर रहे। सेकंड पर दोस्तों आर प्रज्ञानंदन रहे। आर प्रज्ञानंदन आपको पता होगा जबरदस्त प्लेयर हैं और मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं 3 बार। तो 5 अन्य के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे संयुक्त रूप से। टॉप 10 में 7 भारतीय रहे और भारतीयों का दबदबा तो बन ही रहा है चेस में, शतरंज में। आपने देखा अभी चेन्नई में दोस्तों शतरंज ओलंपियाड भी आयोजित किया गया था। पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया और पहली बार उसमें मसाल रिले की प्रतियोगिता भी हुई। वैसे अगर मैं फाइट की बात करूं, जो ये सब चीजें आयोजित कराती है, तो जो चेस के लिए इंटरनेशनल संस्था है उसके अभी उपाध्यक्ष दोस्तों नियुक्त कर दिए गए हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के लीजेंड खिलाड़ी है और पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो फाइड का उपाध्यक्ष भी उनको बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम का नाम आप याद रखेंगे। अगला, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज पांडे जी, ये नेपाल के दौरे पर हैं। और जब भी भारत का कोई चीफ होता है और नेपाल के दौरे पर जाता है तो उसको वहां के जनरल रैंक से सम्मानित किया जाता है, मानद जनरल पद से सम्मानित किया जाता है। सेम ऐसे ही होता है, नेपाल के अगर कोई आते हैं सेना प्रमुख तो भारत और नेपाल के बीच में एक परंपरा है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में दोनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनको एक दूसरे के सेनाध्यक्ष का पद जो है, रैंक जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के हैं मनोज पांडे जी, तो ये नेपाल में गए तो नेपाल के जो सेना जो प्रमुख होते हैं उनका जो पद होता है उनसे इनको सम्मानित किया गया। अभी नेपाल के जो प्रमुख है वो जब यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलता रहता है। और वैसे मैं बात करूँ तो नेपाल के सेना प्रमुख तो वही पिछले वाले हैं, तो उनको ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है और ये सभी सेना प्रमुख के साथ होता है। ठीक है, तो ये एक परंपरा है, परंपरा कहना सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल मनोज पांडे जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अभी ये गए हुए हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में किस जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो अभी हाल ही में FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है दोस्तों फर्रुखाबाद जेल को। फर्रुखाबाद जेल के खाने को, जो कि यूपी में स्थित है फर्रुखाबाद, तो वहाँ का जेल में जो खाना दिया जाता है कैदियों को, उसको अभी FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली में FSSAI जो है ना, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये चेक करती है कि कहाँ पर खाना कितना गुणवत्ता परक दिया जा रहा है। तो इसी तर्ज पर ये जेल में पहुंच गए लोग और वहां पर जाकर के चेक कर रहे हैं कि किस जेल में कितना खाना किस हिसाब से दिया जा रहा है।
तो फर्रुखाबाद जेल में बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिल रहा था वहां पर, और नाश्ता भी टाइम पर मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, बिल्कुल कैदी बिल्कुल मजे में है। 5 स्टार रेटिंग इनको दे दिया गया है, ठीक है ना, यानी 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, और 5 स्टार रेटिंग मतलब अच्छी रेटिंग दिया गया है। तो फिलहाल FSSAI का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है, और एक ईट राइट सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये 2024 तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। आगे, अच्छा एक और जेल से मुझे याद ही आ गया, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र की जो यरवड़ा जेल है, जो कि पुणे में स्थित है, वहां पर कैदियों को 50,000 रुपए तक का लोन देने के लिए एक योजना शुरू करी गई, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, और पहली जेल बनी है वो, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जापान में ही जापान के टोक्यो शहर में 2+2 वार्ता का आयोजन शुरू हो चुका है। 7 सितंबर से ये शुरू हुआ है और 10 सितंबर तक चलेगा, यानी 4 दिनों तक चलेगा, 7, 8, 9 और 10 सितंबर तक। ये 2+2 वार्ता होती क्या है? 2+2 मतलब कि 2 इधर से और 2 उधर से, जैसे भारत और जापान के बीच में अभी हो रहा है, तो भारत के 2 और जापान के 2 मंत्री रहेंगे। लेकिन ये 2 कौन से मंत्री रहेंगे? ये 2 मंत्री या तो ये 2 मंत्रियों में एक रहेंगे रक्षा मंत्री और एक रहेंगे विदेश मंत्री, ठीक है ना। तो रक्षा और विदेश मंत्री भारत की तरफ से, और ऐसे ही सेम रक्षा और विदेश मंत्री अन्य देश की तरफ से होगा। यहां पर मैं अन्य क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2+2 वार्ता सिर्फ जापान और भारत के बीच में नहीं होती है, ये भारत कई और देशों के साथ भी करता है, यानी भारत अमेरिका के बारे में सबसे पहले शुरू हुआ था, तो भारत अमेरिका के बीच में भी होता है, भारत रूस के भी बीच में होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया के भी बीच में होता है, भारत और जापान के भी बीच में होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 2+2 वार्ता अभी वाला जो है, जो कि जापान में आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वहां पर गए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है, राजनाथ सिंह एंड S जयशंकर टू विजिट जापान फॉर 2+2 बाइलेटरल डायलॉग, ठीक है। अब देखो, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री, तो यहाँ के ये दोनों गए हैं, वहां पर ही ऐसे सेम मिनिस्टर, इनके ही समकक्ष जो होंगे वो मिलेंगे और 2+2 डायलॉग होगा, ठीक है ना। तो जापान में ये आयोजित हो रहा है इस बार, ठीक है, और कभी जापान में हो रहा है, अगली बार हो सकता है भारत में होगा। तो भारत जापान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी 2+2 वार्ता किया करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है? इंडिया का पहला जैव गांव यह स्थापित किया है दोस्तों त्रिपुरा ने। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक गांव है उसको बायो विलेज के रूप में डेवलप किया है, यानी मॉडिफाई किया है, और उसको बिल्कुल बायो विलेज बना दिया गया है भारत का, जो कि पहला हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे दासपारा गांव नाम है उसका। दसपारा जो गांव है वो जैव गांव बन गया है, यानी बायो विलेज बन गया है, और इसको वहां की राज्य सरकार जो है जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित कर रही है। तो गांव का नाम आप याद रखेंगे, दसपारा गांव किस राज्य में पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। एक और चीज आया था क्वेश्चन अभी, जैविक खेती पूर्णतः जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि वाला पहला राज्य, यानी कि पूरे के पूरे राज्य में जैविक खेती ही होती है, ऑर्गेनिक खेती ही होती है। तो ऐसा पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों सिक्किम, ये भी याद रखेंगे यहाँ से, सिक्किम, ठीक है ना। चलिए, त्रिपुरा आप मैप में देखोगे यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा। अगरतला इसकी राजधानी है। मणिक साहा अभी नए यहाँ के सीएम बने हुए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा भाई। कल के दिन के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के कौन से में राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर रहेगा सेकंड, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की गान थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। आप लोग भी डिटेल में ही आंसर करने का प्रयास किया करो, ठीक है। देखिए टॉप पर है आयुषी कश्यप, सबसे पहले इन्होंने डिटेल के साथ आंसर किया, फिर महेंद्र हेम्ब्रोम, फिर रविकांत कुमार, एसके मोटिवेशनल, राजन तिवारी, रविशंकर, मंटू कुमार, हिमांशु वर्मा, सुष्मिता साहू, पूजा कुमारी, उषा साहू। रूल क्या है? रूल ये है कि दोनों क्वेश्चन से कम 4-4, 5-5 लाइन आपको लिखनी है,
जो दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करोगे, दूसरे का नहीं करोगे, तब भी आपका नाम नहीं आएगा। दोनों क्वेश्चंस का करोगे एक्सप्लेनेशन और सबसे पहले करने का प्रयास करोगे, तब नाम आने के चांसेस आपके 100% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपको आज बताना है। दूसरा, कोरिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बता देना। इसकी क्विज और पीडीएफ फ्री में मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप तो इंस्टॉल करके ही रखो आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।